Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPS ME Connect. And today, in this series of People's Health It Matters, we have Dr. R.K. Bakshi, who is a retired professor from MS University Baroda and now working as adjunct professor for PhD program at Parul University Baroda and also practicing adolescent and pediatrics. Today, we are going to discuss about adolescent and pediatrics, and a very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Thank you so much. I am so pleased with this presentation to Team IAPSM and the partners. Thank you very much. Sir, when we became a parent or a guardian, so the first thing came in our mind that is my son or is my child is growing good or not? Is he going in a good direction or not? Can you please help us in that? That is the most common question सबके दिमाग में होता है कि मेरा बच्चा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं. तो बढ़ना is both growth and development. तो अगर ग्रोथ की बात करें तो बहुत कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट तो जब बच्चा माँ के पेट में था तब हो चुका है. दैट वाज द फास्टेस्ट टाइम and that time has gone, but it still goes on. And if you can take care for about 1,000 years, as we call it in programmatic practice, a lot of things can be improved upon if there are issues. But ठीक ग्रो हो रहा है कि नहीं वो जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि बच्चे का वजन ठीक है और ठीक ग्रो हो रहा है और उसकी हाइट जो है बर्थ से उसका जो इंक्रीमेंटल हाइट होना चाहिए वो ठीक हो रहा है. और उसके लिए सीधा हम ये सोचे कि हम क्या कर सकते हैं. तो पहले तो ये कि किसी बच्चे के डॉक्टर को या मातृ बाल कल्याण के जो भी नर्सिंग स्टाफ भी है उनसे रेगुलर मुलाकात होती रहे. बच्चे का हाइट वेट मेजरमेंट सब होते रहे. उसका टीकाकरण ढंग से वक्त पे होते रहे और पहले 6 महीने में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग और केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही मिले, इतना अगर हम तय कर पाएँ तो संभावना यही रहेगी कि वो बच्चा ठीक से ही बढ़ेगा. एंग्जाइटी जब होती है माता को और माता पिता को दोनों को, जब बच्चा 1 साल से 3 साल के बीच में होता है, तब लगता है कि ये ठीक ग्रो हो रहा है कि नहीं, इसके मसल स्टिक बन रहे हैं कि नहीं, इसकी हाइट ज़्यादा होगी कि नहीं, और अपने पैरामीटर्स और जो कंपैरिजंस हैं वो सब गलत होती है. क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं बहुत लंबे चौड़े स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से. तो उस ये जानना ज़रूरी है कि हाइट और वेट दोनों इसका इंक्रीमेंट जो है वो अगर एज के हिसाब से ठीक हो रहा है और अगर बच्चा बीमार नहीं हो रहा है तो उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए. और दूसरा ये कि हाइट के बारे में खास तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हाइट जो है वो बच्चे की जेनेटिक पोटेंशियल, वो किसका बच्चा है, किस फैमिली में से है, उसका ओवरऑल एवरेज पेरेंटल हाइट क्या है, उस हिसाब से उसकी फाइनल हाइट होगी. और दूसरा ये कि हाइट और वेट दोनों में पूरे ग्रोथ और डेवलपमेंट में 3 साल से लेके आगे चलो तो 3 से 10 तक, फिर 10 से 12, 12 से 18, 18 से 24 तक, ये अलग-अलग जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें हर बच्चा एक जानना ज़रूरी ये है कि अपने हिसाब से ग्रो और डेवलप हो रहा है. तो मैं चाहूँगा और माता-पिता से मेरी विनती रहेगी हाथ जोड़ के कि कंपैरिजन मत करो, नॉन कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट का हिसाब करो. हर बच्चा अपने आप में किसी की भी ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं है. तो वो अपने हिसाब से ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो आप देखते जाओ. और उसके बारे में अगर आपको कोई टेंशन, चिंता, प्रश्न है तो जब
आपकी मुलाकात होती है बच्चों के डॉक्टर से, तब उसे पूछ लिया करो, पर कंपैरिजन मत करो। वो रेट और वेलोसिटी, बढ़ने की झड़प, स्पीड, वो सबकी इंडिविजुअल होती है, तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। रास्ता अलग है, गाड़ी अलग है, बैठने वाले गाड़ी में अलग है, मुकाम अलग है, मंजिल अलग है, कहाँ से निकले वो भी अलग है, फिर उसको कंपेयर क्यों करते हो? सही है सर। ये हो गई बात फिजिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। मेंटली भी ऐसा ही है सेम सर? मेंटली भी हर बच्चा एक पोटेंशियल लेके नॉर्मल एडल्ट, मेल और फीमेल बनने के लिए ही बना है, और 95% तक के बच्चे, उसमें कोई बायोलॉजिकल कॉज अगर ना हो, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका जिम्मेदार उसका आजू बाजू का वातावरण होता है। बच्चे की पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो डेवलपमेंटली भी अगर देखा जाए, तो डेवलपमेंट भी अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे कि हम टेक्निकली बोलते हैं ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि ठीक चल रही है या नहीं, आँख से ठीक देखता है कि नहीं, बराबर सुन के रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, फिर अपनी छोटी, अपने हाथों की उंगलियों से जो काम करने हैं, फाइन मूवमेंट, वो सब ठीक होती है कि नहीं। वो खेलता हुआ बच्चा, 1 साल से अगर छोटा बच्चा है, तो वो भी अपना डेवलपमेंट आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। वो अपने हाथ को देखता है, अपनी माँ के सामने घूर के देखता है, वो माँ को पहचानता है, फिर वो माँ की आवाज़ जानता है। माँ अगर दूसरे रूम में है, तो भी उसकी आवाज़ से उसको पता है कि ये उसकी माँ की आवाज़ है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो 2-3 आवाज़ पहचान के खुद समझ लेता है कि इसमें माँ की आवाज़ कौन-सी है। तो ये हियरिंग, देन विज़न, ये सब नॉर्मली ऐसे डेवलप हो रहा है। फिर वो ब्राइट कलर्स फ़ॉलो करता है। 1 साल से छोटे के बच्चे की बात करते हैं हम। फिर वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, अपने पाँव से खेलता है। भगवान कृष्ण का वो स्वरूप आपने देखा ही होगा, पाँव का अंगूठा मुँह में लिए पड़े हैं पीपल के पत्ते पर। तो वो लॉर्ड कृष्ण को याद करो, तो ये बाल मुकुंद भी वही सब करता है। वो इसलिए करता है कि वो डेवलप हो रहा है, वो अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने खुद को एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश कर रहा है कि अपने हाथ-पाँव वो इंडिपेंडेंटली हिला सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये हुई अर्लीएस्ट डेवलपमेंट का एविडेंस। सुनना, देखना, समझ के इंटरप्रेट करना। फिर उससे थोड़ा छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो आपने देखा होगा कि उसको अगर चाहिए कि उसकी माँ उसे उठा ले, वो अपने हाथ फैला के बैठ जाएगा। वो हाथ क्यों फैलाता है? उसको पता है कि हाथ फैलाने से अब कोई मुझे आके उठाएगा। और वो जब नहीं होता है, तब वो रोना चिल्लाना चालू करता है, क्योंकि वो उसका दूसरा सिग्नल है कि अब मेरे को नहीं उठाया, बहुत हो गया, अब उठाओ। सो डेवलपमेंट सिमिलरली इन डिफरेंट डोमेन्स डिपेंड ऑन व्हाट द एनवायरनमेंट इज डूइंग। अगर एनवायरनमेंट में से कोई उसके साथ बोलने वाला नहीं है, आवाज़ करने वाला नहीं है, खेलने वाला नहीं है, कुछ ब्राइट कलर्स उसको देखने नहीं मिल रहे हैं, और एक बाजू चुपचाप पड़ा है अनअटेंडेड, तो उसका डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज माँ बाप और फैमिली मेम्बर्स के साथ के इंटरेक्शन से उसको धीरे धीरे क्या करना है उसकी समझ आती है, और वो करना सीख लेता है। जैसे कि थोड़े और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे कि 1.5 साल का बच्चा है, तो माँ अगर उसको साथ में बिठा के वो जो खुद खा रही है, वही सब उसको उसकी प्लेट में खाने के लिए दे, तो उसको स्पून हैंडल करना आ जाएगा, उसको कटोरी हैंडल करना आ जाएगी, उसको ग्लास से पानी पीना आ जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा कि ये सब जो मेरी माँ खा रही है, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई ऑल्सो कैन एंड आई शुड ईट। तो ऐसे ही उसका सोशलाइजेशन और एकल्चरेशन भी होगा। जैसे कि खिचड़ी पसंद आएगी कि नहीं,
उसका आधार ये है कि उसको खिचड़ी कभी अर्ली डेज में किसी ने प्यार से दी हुई है या नहीं। क्या बात है सर। अच्छा सर आजकल कोरोना के टाइम में हमने देखा कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है या बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी शिकायत है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, वो मोबाइल बहुत देख रहे हैं, खेलने बाहर कम जा रहे हैं, अभी बच्चों को ज़बरदस्ती भेजना पड़ रहा है खेलने के लिए बाहर। और इन सब मामले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यूजफुल क्वेश्चन आपने किया। This is the problem we are facing for last over 2 years now. कोरोना की महामारी के कारण हम सब हो सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी गैजेटरीज, तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा। और फिर ये हाल हुआ कि स्कूल बंद हो गई, तो स्क्रीन टाइम बढ़ाने की और भी जरूरत आ गई एजुकेशन के लिए। तो इस किस्म के बारे के हिसाब से तो मेरी समझ ये है, और अपनी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का गाइडेंस भी यही है कि एज फार एज पॉसिबल द स्क्रीन टाइम शुड नॉट एक्सीड 1 hour फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 years। और स्क्रीन टाइम में और भी एक देखनी है कि उसके ब्राइट ब्लू लाइट और उसके सिंथेटिक आर्टिफिशियल कंटेंट्स वो भी नुकसान कर सकते हैं। और हमने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स आर बिजी, तो वो खुद अपना काम निपटाने के लिए बच्चे को टीवी या लैपटॉप या टैबलेट के सामने बिठा देते हैं, और फिर बच्चा चाहे कोई एक प्रोग्राम जो चल रहा है वो देखता रहता है। तो स्क्रीन टाइम से मोटिवेशन, इंटरेस्ट, नोइंग न्यू थिंग्स, ये सब फायदे होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, पर ये सोशलाइजेशन से हमें दूर ले जा रहा है। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो होती है बच्चे की माँ बाप के साथ, वो कम होती जाती है। और बड़े बच्चों में अगर देखें, एडोलेसेंट्स में, तो स्क्रीन टाइम का न्यूसेंस और भी बढ़ता है, क्योंकि उसको पढ़ाई के लिए मैंने यहाँ बड़ौदा के स्टडी में देखा कि ऑन एन एवरेज 2.5 to 5.5 hours स्कूल चिल्ड्रन वेर एंगेज ऑन स्क्रीन। और फिर उनको पूछो कि बाकी का क्या होगा, स्क्रीन टाइम कैसे क्यों बढ़ा, द आंसर वुड बी, सर फिर फेसबुक होता है, वीडियो गेम्स होती है, दोस्तों के साथ चैटिंग होता है, वो तो अनअवॉइडेबल है, वो तो करना ही है। तो स्कूल के 5 घंटे 2-3 घंटे और ऐड हो गए। और होता ये है कि स्कूल टाइम का जो स्क्रीन टाइम है, उसमें उसको डिसिप्लिन करने के लिए माँ बाप को एंगेज रहना पड़ता है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू। तो जब माँ बाप फ्री होना चाहते हैं, तो वो बाकी का स्क्रीन टाइम, जो एडिशनल स्क्रीन टाइम है बच्चों का, वो सुपरवाइज नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तीसरा रिस्क ये है कि स्क्रीन टाइम से आउटडोर एक्टिविटीज और जो बच्चों का हम उम्र बच्चों के साथ जो सोशलाइजेशन है, वो कम हो जाता है। तो फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स, एबिलिटी टू वर्क इन अ ग्रुप, एबिलिटी टू विन एंड लूज बोथ, वो सब जो स्पोर्ट्स में से सीखने मिलता है, जो हमको मिला और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी शायद मोर और लेस मिला, और अभी की जनरेशन को नहीं मिल रहा है, वो मेरी चिंता की बात है। तीसरा ये होगा कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 10, 11, 12 साल, आपको शायद दुख होगा, पर आजकल अश्लील कंटेंट देखने की उम्र हो गई है, एवरेज एज हो गई है 10 years। रियली वेरी वरीसम। तो जो पोर्नोग्राफी, जिसके बारे में हमने कभी सुना था, देखा नहीं था, वो आजकल 10-11 वर्ष की उम्र के बच्चे भी देख लेते हैं। तो पूरी दुनिया उसके सामने स्क्रीन से आ जाती है। तो कंटेंट कंट्रोल होने के लिए माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए
टेक्नोलॉजी भी ऐसी डेवलप करनी चाहिए दैट सर्टन कंटेंट्स वुड नॉट बी अवेलेबल टू एप्रोप्रिएट एज। बहुत कुछ कोशिश हो रही है, पर द क्यूरियोसिटी एंड द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग न्यू, नया सीखना है और ना बोला तो जरूर देखना है, वो जो डेवलपमेंट है नॉर्मल है, उसके कारण बच्चों को वॉर गेम्स, पबजी फॉर एग्जाम्पल, फिर यूजिंग वेपन्स, किलिंग मर्सिलेसली, वो सब वायलेंट एग्रेसिव गेम्स का इन्वॉल्वमेंट उसके नेचर में भी आ जाएगा, उसका डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। और एंगर मैनेजमेंट हैज़ बिकम अ मेजर इश्यू दिस डेज। Perhaps one of the factor is low tolerance and exposure to violent games. सर, आपके हिसाब से कोई आइडिया है जिससे पेरेंट या गार्जियन जो है वो इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर पाएँ या स्क्रीन टाइम घटा पाएँ बच्चे का, या जैसा आप बता रहे पोर्नोग्राफी, इसके लिए हालाँकि अब सेटिंग्स आ रही हैं बट स्टिल अभी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई आइडिया, कोई ऐसी टेक्निक कोई गार्जियन या पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं? सर्टनली ये बहुत बढ़िया चैलेंज है और उसके थोड़े बहुत जवाब है मेरे पास। बहुत छोटे बच्चों को एज एन ऑल्टरनेटिव और एज ए पेसिफायर आप स्क्रीन देना बंद कर दो। बिलो 3 इयर्स के अगर बच्चे हैं तो उसको कोई नई स्टोरी आपको ऑडियो विजुअल दिखानी है एप्रोप्रिएट टू द एज, तो वो दिखाने के लिए टैबलेट या लैपटॉप लेके आप उसके साथ बैठो। उसको हम को व्यूइंग कहते हैं। को व्यूइंग करोगे तो आप उसको समझा पाओगे कि ये कौन सी स्टोरी चल रही है। और बहुत सारी छोटा भीम से लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें टीवी पे देखने मिलती है, और माँ बच्चों के साथ बैठ के उसकी हिस्ट्री और उसका रिलेवेंस उसको समझा सकती है। तो को व्यूइंग इज फॉर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। फॉर सर्टनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 2 इयर्स, नॉन नेगोशिएबल, नो स्क्रीन। अगर 3 साल से बच्चा बड़ा हो गया, अपने आप को उसको हैंडल करना आ गया इंस्ट्रूमेंट, तो उस वक्त पेरेंटल कंट्रोल्स और टेक्नोलॉजिकल हेल्प लेके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा जिसका एक्सेस आप नहीं चाहते हो। फिर थोड़ा आगे जाओ और स्कूलिंग में जब उसकी एक्सपोजर होती है स्क्रीन टाइम की, यूजिंग लैपटॉप फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो उस वक्त उसको ये समझाओ कि आपका स्क्रीन पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। इट शुड बी अवेलेबल फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन टू द पेरेंट्स। आप अपने आप के रूम अंदर से लॉक करके लैपटॉप पे नहीं बैठेंगे। आप जो देख रहे हैं, जो देखना चाहते हैं देखो, आपको एक्सेस है, लेकिन जब पेरेंट्स चाहे तब उसको उसका एक्सेस होना जरूरी है। पेरेंट्स को ये सुनिश्चित करना होगा बातचीत करके, सामने बैठ के, कि आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंडली पेरेंट्स but we are not friends, and two things are different, right? So some parental control with proper negotiated settlement with the child. फिर एक टाइम सुनिश्चित करो कि स्क्रीन टाइम कितना मिलेगा और कब मिलेगा। ये कब मिलेगा मैं इसलिए कहता हूँ कि स्क्रीन टाइम एबनॉर्मली ज़्यादा कब होता है, जब वो अपनी नींद खराब करता है, जब वो माँ बाप के साथ डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट पे नहीं बैठता है, जब वो खाना नहीं खाता है या खाना खाते वक्त और ब्रेकफास्ट के वक्त स्क्रीन को लेके बैठा है, जब वो फुटबॉल खेलने नहीं जाता है और पबजी लेके बैठ जाता है, जब वो रात को होमवर्क ख़त्म करके बाद में 1 घंटा कुछ ना कुछ करता है अपने कंप्यूटर के साथ। सो दे आर द टाइम्स एंड दे आर द रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज़ which should be worrisome. I get to see parents who come and tell me that they have seen pornographic content on the cell phone of their children. I am now talking of children between the age of 11 to 18. And they find it very shocking because most parents uh, start facing the generation gap in about 15 years' time. So obviously, when they are parents at 28 and the child is now
11, I hope you understand there is a generation gap because of the technological advent and bombardment of various media content. तो मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि डोंट बी शॉक्ड अबाउट इट। पोर्नोग्राफिक क्लिप्स अगर मिलती है आपकी बेटी के सेल फोन से या आपके बेटे के सेल फोन से, तो उससे डरना जरूर नहीं है, उससे घबरा के रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो वो बच्चा, उसको पूछना पड़ेगा और उसको सेक्स एंड सेक्सुअलिटी के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट and respectable partnership in anything that you do which is pleasant, वो समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसको ये आप पूछ सकते हो कि आपने जो देख लिया, डू यू थिंक दैट इज रियल? क्या आपको लगता है कि ऐसा रोज बरोज की जिंदगी में होता है? यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स डायरेक्टली एंड से दैट डू यू थिंक वी ऑल enter into such relationships with people around us? वो बच्चा समझेगा, फिर उसको ये भी समझेगा कि व्हाट इज हेल्दी रिलेशनशिप एंड व्हाट आर द लक्ष्मण रेखा, द बाउंड्रीज। और अगर बच्चा 13-14 साल से बड़ा है तो मेरे टीचर से, आई विल रिमेंबर हिम एट दिस पॉइंट एंड लेट माय viewers know that my teacher used to say that the boy should be told that you behave with a girl in such a way that if in the similar fashion your friend behaves with your sister, you have no problem. Very simple. आप जो रिस्पेक्ट दे पाते हैं वो रिस्पेक्ट की ही आप अपेक्षा कर सकते हैं। और उस लक्ष्मण रेखा, वो एक बहुत बड़ी अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, नो शुड मीन नो, when and the child should be taught, the adolescent should be taught that no is a complete sentence। और ये लाइफ स्किल है। अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, टेम्पटेशन टू एक्सप्लोर भी होता है, बट एट व्हाट पॉइंट टू स्टॉप एंड से नो एंड नो मोर, वो बच्चों को, एडोलेसेंट्स को, अपनी उम्र के बच्चे दूसरे जो है वो नहीं सिखा पाएंगे, वो हमें ही सिखाना पड़ेगा। और वो सही बात। सिखाने के लिए अगर लेक्चरबाजी करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, वो नहीं चलेगा। इन बिट्स एंड पीसेस छोटी छोटी बातें करने का अपॉर्चुनिटी लेके समझाना पड़ेगा। पूरा लेक्चर नहीं झाड़ सकते कि ये क्या कर रहे हो, ये गुनाहित है, गलत है, ये है, वो है। उसको पता है क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए, वो आपको समझाना है। मीन्स बहुत पेशेंट एंड काम होके अपने बच्चे को समझाना है कि अगर उसने कोई भी ऐसा कंटेंट देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था या अभी उसके एज के लिए सही नहीं है, तो भी हमें पेशेंट या काम ही रहना है और उसको आराम से ही धीरे धीरे समझाना है, बातों बातों में। यस, रिजॉल्व करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अच्छा सर, टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। बच्चों के आजकल बहुत एक बॉडी शेमिंग एक बहुत हो गया है, एडोलसेंट एक जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे में, तो वो अपनी इमेज को लेके एक बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। एम आई लुक गुड, एम आई लुक स्लिम, एम आई लुक दिस एंड दैट, तो इसके बारे में सर कुछ बताइए प्लीज। मेरे दोस्त अगर ये देखेंगे तो दे विल क्विकली रिकलेक्ट कि जब हम स्टडी कर रहे थे हमारे प्रोफेसर के साथ, जब हम प्रोफेसर नहीं थे और हमसे हमारे प्रोफेसर ये काम कर रहे थे, उसके साथ हम ये काम कर रहे थे, तब हमने, एंड पर्टिकुलरली आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेइंग, कि हमने एक वर्ड कोइन किया था कि सलमान खान सिंड्रोम होता था बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, और ऐश्वर्या सिंड्रोम होता था। सो फोकसिंग, coming under focus and body image according to what they see on the screen, that is very normal for an adolescent। मैं एक और बात बताऊं आपको, हमारे स्टडी में हमने देखा कि जिस लड़कियों के वजन वो खुद मान रही थी कि ठीक ठाक है, वो कम थे,
जो ऐसा मान रही थी कि वो ज़्यादा वजन है, वो सब नॉर्मल थे। तो वजन के बारे में भी वो ऐश्वर्या सामने आ जाती थी और उस हिसाब से सब देखते थे। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि वो उस ज़माने में ये नाम लेके ही बच्चों को आगे फिर बेस्ड ऑन स्टडी समझाने की कोशिश भी की थी। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द पीपल नेम्ड, बट बॉडी इमेज जो उनकी है और स्क्रीन पर अपने जो हीरो हीरोइंस हैं उसकी जो इमेज है, वो बॉडी इमेज से अपनी इमेज चालू होती है। फिर होता है ग्रुप प्रेशर, चश्मे वाले को चश्मिश कहते हैं। तो लेज़र सर्जरी इसीलिए इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं हमारे दोस्त लेज़र सर्जन आइज़ के, कि एनआरआई सीज़न जब आती है तो हमारे यहाँ ऑपरेशन की सीज़न आ जाती है, क्योंकि लड़कियों को चश्मे निकाल के अपने इंटरव्यू में बैठना है यूएसए जाने के लिए। ठीक है, तो ये बॉडी इमेज इश्यू हुआ। फिर दूसरा इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट है मेल और फीमेल के लिए, वो है ब्रेस्ट टाइप एंड साइज एंड पिनाइल साइज। ये ठीक है कि नहीं, छोटा है बड़ा है। ब्रेस्ट के बारे में भी वही, ठीक है कि नहीं, ठीक होगी कि नहीं, छोटी है बड़ी है, मेरी माँ जैसी नहीं है, सो एंड सो हीरोइन जैसी नहीं है, मैं ऐसी कब होऊंगी, ये सब चिंता उसको रहती है। उसको ये समझना और समझाना मुश्किल हो जाता है कि पूरा हार्मोनल स्टिमुलेशन जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, वो पूरे 4, 5, 6, 7 साल तक चलने वाला है। और ऑल दी चेंजेस ऑफ बॉडी शी विल हैव टू और ही विल हैव टू गेट एडजस्टेड टू। तो मसल बिल्ड होना, बोन लेइंग होना, पेल्विस का डेवलप होना, ब्रेस्ट का डेवलप होना, शोल्डर्स ठीक होना, मूछें आना, ये सब होगा। पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हर बच्चों के लिए अलग अलग समय टाइम टेबल के हिसाब से होता है। तो वो बॉडी शेमिंग का एक इश्यू हुआ। दूसरा एक इश्यू हुआ है जो अभी भी देखने में मिलता है, वो होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। देयर आर, आई गेट टू सी boys and girls who suffer from this spotlight effect. Psychologically, they feel that they are either so odd or they are so outstanding and good looking that everybody is focusing on them. तो वो आके माँ को बोलती है मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, लोग मुझे ही देखते रहते हैं, मुझे लगता है लोग मेरे बारे में ही बात करते हैं, मैं कैसी लगती हूँ, आधा घंटा वो और भी बिताएगी मिरर के सामने। तो उन सबको ये बॉडी इमेज के बारे में हमें ये सिखाना है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल विथ सेवरल डिफरेंट स्किल्स जो अपने दिखावे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आप जो मीडिया इफेक्ट से देख रहे हैं वो तो वो लोग हैं जो अपने दिखावे पे ही अपना काम कर रहे हैं, वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है, वो भी समझाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अपने आप से जैसे भी हो कंफर्टेबल होना सीखो अगर अर्ली एज से, राइट फ्रॉम द एज ऑफ से 10 इयर्स और 11 इयर्स, तो एक कॉन्फिडेंट एडल्ट आप बन सकते हो। तीसरा इश्यू ये है, लास्ट इश्यू ये है जो ओबेसिटी के साथ है, जो भी अब बढ़ रही है। तो दोज हु आर ओबेस, ओवरवेट, उनको भी बॉडी इमेज इश्यू होता है। तो वो गलत टारगेट सब वेट रिडक्शन के सेट करते हैं, गलत दवाएं लेते हैं। फीमेल्स में स्मोकिंग, उसका एक कारण ये है, दे वांट टू कीप द वेट अंडर कंट्रोल और कंट्रोल द वेट और रिड्यूस द वेट। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कहूँगा, जो मेरे टीचर से मैंने सीखा, कि particularly for females, girl child, these stores have to be there in place because she is going to be the future mother. So instead of restricting and making it abnormal, normal weight and normal storage of fat distribution of a female is perfectly all right. It is good to teach her to be comfortable about it. There is no body shaming in that.
वेरी ट्रू सर। एंड आपके साथ मैं भी एक चीज शेयर जरूर करना चाहूंगी। मैं जनरली लोगों को ऐसा बात करती हूँ तो एक कलर शेमिंग में बहुत, अरे वो तो काला है, अरे वो तो गोरा है, क्यों क्यों करना है? मीन्स ब्लैक इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। इंसान का चेहरा सुंदर होता है, वो मैटर नहीं करता कि काला है कि गोरा है, उससे कैसे सुंदरता हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जैसा आप बता रहे थे बच्चों के लिए कि हर बच्चा अलग है, उसको अपने अनुसार किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है एडोलसेंट में भी है, हर बॉडी अलग है, हर इंसान अलग है, और हर इंसान अलग दिखेगा। तो इसलिए शायद ये मैटर नहीं करना चाहिए कि मोटा है या पतला है, हेल्दी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और गोरा है काला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खूबसूरत कोई फर्क खूबसूरत नहीं। होता है। खूबसूरत दिल होता है, दिमाग होता है, दिल बॉडी होता है तो होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक और सेशन ज़रूर करेंगे आपके साथ। और मैं दर्शकों श्योर, से अनुरोध करूँगी कि मोस्ट वो हमारा वेलकम। ये चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। वेरी, वेरी थैंक यू सो मच सर फॉर आई हैविंग अ अप्रिशिएट टॉक विद अस। आई